So last time we were discussing about discovery of X-rays and we also explored different properties of X-rays. But still one thing is missing. What is the origin of X-rays? X-rays निकलती कैसे हैं? How X-rays are produced physically कैसे देखेंगे? So to do that, you will first have to understand this system again. ये वही X-ray discharge tube है जिससे कि X-ray के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे. यहाँ आप देखें देर इज एन इलेक्ट्रोड अनदर इलेक्ट्रोड और यहाँ टारगेट मेटल रखी है. तो इस इलेक्ट्रोड से बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर इस टारगेट मेटल पे पड़ते थे और एक्सरेज रिलीज होती थी. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत हाई एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टकराते हैं और एक्सरेज बन जाती है. तो इसी का दूसरा नाम है ब्रैमस्ट्रैलिंग इंटरैक्शन. ब्रैमस्ट्रैलिंग का मतलब होता है किसी चीज को रोकना और रोकने के बाद जो इंटरैक्शन हो या फिर रेडिएशन प्रोड्यूस हो. रोकना मतलब बहुत तेजी से कोई कार आ रही है, आपने ब्रेक लगा दिया. बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आपने मेटल लगा के रोक दिए. सो इफ यू आर ट्राइंग टू डिसिलरेट इलेक्ट्रॉन्स या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स का एक्सिलरेशन कम कर दें, देन एक्सिलरेटेड चार्ज की वजह से रेडिएशन उत्पन्न होते हैं और यहाँ एक्सरेज उत्पन्न होंगी. So in this diagram you can see that an electron was coming like this. Suddenly in the vicinity, when it came in the vicinity of this atomic nucleus, it changed its path and so it changed its acceleration. और जैसे ही यहाँ पे एनर्जी में बदलाव हुआ तो जो बची हुई एनर्जी है वो फोटोन के रूप में एमिट हो जाएगी. ठीक है. तो यही चीज अगर हम कॉपी पेन पे समझने की कोशिश करें तो द सीन इज समथिंग लाइक दिस. You have an electron, an atom, जिसमें यहाँ हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं. ठीक है. हुआ ये है कि आपने बाहर से एक बहुत हैवी टारगेट से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजा है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सिलरेटेड है और इनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है फिलहाल. ठीक है. हाफ एम वी स्क्वायर मान रहे हैं हम इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी. लेकिन होगा क्या कि जैसे ही ये इस न्यूक्लियस के पास से जाएगी इट विल गेट, बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन बहुत पास से गुजरेगी, बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन इसकी एनर्जी बदल जाएगी, हाफ एम वी डैश स्क्वायर हो जाएगी. और क्योंकि अब फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी सेम नहीं है तो यहाँ से हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक एक्सरे का फोटोन निकल जाएगा. ठीक है. तो किस एनर्जी का फोटोन रिलीज हुआ होगा, व्हाट विल बी दिस एच न्यू, इट विल डिपेंड ऑन कि आपकी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यानी वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपने टंगस्टन फिलामेंट और टारगेट मेटल के बीच में कितना हाई टेंशन पोटेंशियल लगाया था, माइनस आपने जो बाद में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखी वो किसके बराबर है, लाइक दैट. फाइन. सो इन अ वे this equation governs what energy of X-rays will be produced, या X-rays of what energy or what frequency will be produced. सबसे से ज्यादा क्या पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, केवल डिसेलरेट ना करें, केवल एक्सेलरेशन कम नहीं किया उसका या वेलोसिटी को नहीं घटाया है, आपने उस इलेक्ट्रॉन को रोक ही दिया. एंड इफ यू हैव स्टॉप्ड इट, इसका मतलब बाहर कुछ आएगा नहीं तो एनर्जी बाहर आने की जीरो हो जाएगी. सो आई कैन गेट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी या एनर्जी ऑफ एक्स रेज जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे तरीके से स्टॉप हो जाए, यानी व्हेन आई कंसीडर v प्राइम टू बी इक्वल्स टू 0. जब v प्राइम 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी. फाइन. इसको आप वेवलेंथ के टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी न्यू मैक्स की जगह हुआ लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा मिनिमम. अब क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है. अप्लाइड पोटेंशियल कौन सा? हाँ, वही EV फोर्स जो हमने टंगस्टन फिलामेंट और टारगेट मेटल के बीच में लगाई है. तो दिस आई कैन राइट डायरेक्टली एज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो मेरे पास लॉ क्या आया, एच सी अपॉन लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल्स टू जो भी एनर्जी हमने हाई टेंशन से अप्लाई की है और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल्स टू एनर्जी. ऐसा किया हमने.
बट यू नो यहाँ से अगर आप लैम्डा मिन निकालना चाहें तो व्हाट यू विल गेट इज इट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू एच सी अपॉन ईवी. फाइन, इट विल बी इक्वल्स टू एच सी अपॉन ईवी. अभी थोड़े दिन पहले हमने एच सी की वैल्यू देखी थी. व्हाट वाज दैट? अगर आप एंगस्ट्रॉम्स में देखें तो वो थी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम्स. ठीक है, डिवाइडेड बाय, यू सी, ये था 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंगस्ट्रॉम्स या नैनोमीटर में अगर करते तो 1240 हो जाता. डिवाइडेड बाय वी हैव इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विद अस, दैट इज लैम्डा मिन. फाइन. So what we are left with over here is you are having 12400 angstrom divided by, अब ये आपको नहीं पता है what will be the value of this voltage, तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे what is the voltage is going to be. ठीक है, और ये यूनिट्स है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो यूनिट थी लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट नहीं है, ये अपने आप में वैल्यू है. तो योर लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 12400 वोल्ट्स अपॉन जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है. सो दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, और ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया है. वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट और ये यूनिट नहीं है, ये अप्लाइड वोल्टेज है. तो मुझे यहाँ से ये अप्लाई लिखना चाहिए था. दिस इज अप्लाइड, ये भी अप्लाइड है, ये भी अप्लाइड वोल्टेज. तो ये हाई टेंशन वाला वोल्टेज. तो एक चीज इस इक्वेशन से देखकर पता चली क्या, दैट योर लैम्डा मिनिमम is inversely proportional to the V applied. ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं डुएन हंट लॉ. एक्सरे का डुएन हंट लॉ. आप जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी जितने ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, उतनी ही कम वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसीज या हम कहें कम वेवलेंथ की एक्सरेज आपको मिलेंगी. ठीक है, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतनी कम वेवलेंथ या उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज मिलेंगी. इसे कहते हैं डुएन हंट लॉ. अगर इसके मुताबिक, तो दिस इज वी कॉल एज डुएन हंट लॉ. अब कुछ इक्वेशंस वगैरह और देखते हैं. ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया है और जो एक्चुअल था वो हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, दैट 12400 अपॉन वी अप्लाइड एंगस्ट्रॉम्स. कितनी वेवलेंथ होगी ये इस पे डिपेंड करेगी, 12400 बट एक क्या वोल्टेज अप्लाई किया है आपने. ठीक है, तो अगर इसका वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ प्लॉट करें, आप वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ प्लॉट करें, तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने मटेरियल क्या लिया है और इस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना वोल्टेज एक्सटर्नल अप्लाई किया है. फॉर एग्जांपल आपने एक कम वोल्टेज लिया तो ये वेवलेंथ इस दिशा में बढ़ रही है. कम वोल्टेज लेंगे तो ज्यादा वेवलेंथ पे आपका मिनिमा आ जाएगा या खत्म हो जाएगा. अगर वोल्टेज बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस वाज 5 किलो वोल्ट्स, अब मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, मैंने कर दिया 10 किलो वोल्ट, तो 10 किलो वोल्ट के लिए ऐसा हो जाएगा कर्व. और बढ़ा दिया हमने, मान लीजिए 20 15 कर दिया, तो 15 किलो वोल्ट के लिए ऐसा हो जाएगा कर्व. 20 कर दिया तो 20 के लिए और पीछे जाएगा. 30 कर दिया तो 30 के लिए और पीछे जाएगा. ठीक है, इट गोज लाइक दिस. और ये कंटिन्यूस है, आप देखिए कंटिन्यूस बैकग्राउंड में है. और यहाँ पे देखिए ये, अगर मैं लैम्डा 1 बोल रहा हूँ, लैम्डा 2 बोल रहा हूँ, लैम्डा 3 बोल रहा हूँ, लैम्डा 4 बोल रहा हूँ, लैम्डा 5 बोल रहा हूँ, तो जितना ज्यादा वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यूज हुआ, उतनी कम वेवलेंथ यहाँ दिखाई देगी. ठीक है, तो आपने एक्सेलरेट किए इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग दिस वी अप्लाइड, लेकिन रोक दिए यूजिंग योर टारगेट. टारगेट टंगस्टन का हो सकता है, मॉलिब्डेनम का हो सकता है, कई सारे मेटल का, कॉपर का हो सकता है. एक तो ये कहानी हुई. तो ये जो बैकग्राउंड में रेडिएशन आ रहा है इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम.
स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं? इंटेंसिटी देख रहे हैं वेवलेंथ के साथ, तो जब भी कोई चीज वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के साथ देखते हैं उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये तो हुआ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आप अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखें, सो दिस इज व्हाट वी हैव विद अस। यहाँ देखिए वही स्कीमेटिक है जिसमें हमारे पास यहाँ टारगेट है, टारगेट टंगस्टन का, टंगस्टन भी हो सकता है कि फिलामेंट भी टंगस्टन का, टारगेट भी टंगस्टन का। तो अभी यही एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इस टारगेट और इस फिलामेंट के बीच में जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, उसको वेरी किया है। ठीक है, तो देखिए 20 किलो वोल्ट पे हमें मिलती है 0.06 नैनोमीटर की वेवलेंथ, लेकिन 30 किलोमीटर पे यही जो मिनिमम वेवलेंथ मिल रही है, यहाँ इस जगह की बात हो रही है ओवर हियर, वो 0.04 है। तो ये जो मिनिमम वेवलेंथ है ये इस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली इस पर डिपेंड कर रही है कि आपके पास अप्लाइड एक्सीलरेटिंग वोल्टेज कितना था। लेकिन ये एक गौर करने वाली चीज है कि यहाँ जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो कंटिन्यूस है। इस कंटिन्यूस ग्राफ के अलावा एक और चीज भी थी। अब यहां से मान लीजिए हमने करीब 35 किलो वोल्ट वाला सिलेक्ट कर लिया टंगस्टन टारगेट, तो टंगस्टन 35 किलो वोल्ट पे ऐसा ग्राफ देगा जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ सा। वहीं मॉलिब्डेनम के लिए 35 किलो वोल्ट ही है, तो देखिए 35 किलो वोल्ट पे मटेरियल चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इस पे फर्क पड़ता है कि आपने एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल क्या रखा है। ये देखिए लैम्डा मिन दोनों के लिए सेम है, मॉलिब्डेनम के लिए भी टंगस्टन के लिए भी, क्योंकि एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल सेम है। इट इज जस्ट 12400 अपॉन एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, दैट्स इट, नो मटेरियल डिपेंडेंस। अब दूसरी चीज देखने वाली ये है, ये तो हमने देख लिया कि जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी कम वेवलेंथ। ऐसा ही यहां देख लिया कि क्योंकि वोल्टेज सेम था तो सेम वेवलेंथ थी। लेकिन अब ये बात थोड़ी समझने वाली है कि एक ही टारगेट में ये एकदम से इंटेंस पीक क्यों आने लगी? ये तो कंटिन्यूस चल रहा था, कंटिन्यूस के बाद ये एकदम से इंटेंस पीक क्यों आने लगी? तो जब ऐसा आपको ग्राफ मिले तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। पहले जो मिल रहा था वो था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब यहां जो आप देख रहे हैं कि एकदम से स्पाइक्स आ रही हैं, उसे हम बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का ओरिजिन मॉडल ऑफ नील बोर्स के मॉडल से आता है, जो नील बोर ने बताया था। दरअसल हो क्या रहा है, एक तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट कर हो जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का कम हो जा रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने एक पर्टिकुलर मटेरियल के, जैसे मान लीजिए दिस इज अ मटेरियल, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 8 कर लीजिए, या जो भी है, यू हैव समथिंग लाइक दैट। हुआ क्या कि एन इलेक्ट्रॉन वाज कमिंग, बहुत हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था, तो इसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ, ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था। ये बहुत तेजी से इस मेटल के एटम के टारगेट की तरफ आ रहा था, और इसने क्या किया, ये बहुत तेजी से टकराया इस इलेक्ट्रॉन से। मोमेंटम ट्रांसफर इतना ज्यादा था कि यहाँ पे खाली जगह छूट गई और दोनों बाहर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया और एक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया। अब इस जगह छूट गई खाली जगह। अब हम जानते हैं कि ये खाली जगह 10⁻⁻8 सेकंड में खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली भर जाएगी, यानी ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन आके इस जगह को फिल कर देगा। और जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो क्या रिलीज होते हैं? फोटॉन्स। और इस केस में ये फोटोन एक्सरेज के थे। तो कुछ मेटल मटेरियल टारगेट्स के लिए ये देखा गया कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, इस पर डिपेंड कर रही हैं कि डेफिनेटली आपका मटेरियल क्या है, और डेफिनेटली इस पर भी कि आपका जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो कितना है। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स विद समथिंग लाइक व्हिच इज कॉल्ड एज द शेल मॉडल। ठीक है, अब शेल मॉडल में क्या लिया जाता है, मान लीजिए कि जो सबसे अंदर वाली शेल है एक के है, जो बाहर है वो एल है, फिर एम है, फिर एन है, फिर ओ है, इस तरीके से शेल बढ़ती जा रही है, तो ये शेल मॉडल है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक के शेल है जो सबसे ग्राउंड स्टेट में है, सबसे नीचे, आई एम कॉलिंग दिस एज के शेल। के बाद आएगी एल,
जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि थर्ड यूनिट में है तो डेफिनेटली इसको दोबारा कवर करेंगे, बट आई एम अज्यूमिंग कि हमने ट्वेल्थ में और केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही है। फिर एम शेल आती है, फिर एन एम के ऊपर एन शेल आती है, तो बहुत सारी शेल्स हैं। अब मान लीजिए जो डी एक्साइटेशन है वो यहां से यहां हो रहा है, एल से के में, या फिर एम से के में हो रहा है, या फिर एन से के में हो रहा है, तो ये अलग अलग तरीके की स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। जब यहां से यहां है तो देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस अलग होगा, तो अलग एनर्जी के एक्सरेज बाहर आएंगी। जब यहां से यहां ट्रांजिशन है तो अलग एनर्जी की एक्सरेज बाहर आएंगी, तो इनका अलग अलग नाम है। जब के पर आके रुक जाए तो इसे हम बोलते हैं के अल्फा, के बीटा, के गामा, और अगर मान लीजिए ऊपर ओ भी लिखता है तो फिर वो के डेल्टा हो जाती, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा इस तरीके से चलती है। वहीं अगर एल पर पहुंच रही है, यानी एल वाला इलेक्ट्रॉन खाली हुआ था, यानी यहां से यहां, यहां से यहां, या ऊपर और होती तो वहां से, या वी कैन टेक दैट, तो इसे हम बोलेंगे एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, इस तरीके से। रिमेंबर कि हमेशा हायर स्टेट से ही लोअर स्टेट पे आएगा, ऐसा नहीं कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे चला गया, वो तो फिर लेजर एक्शन हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो हम स्पॉन्टेनियसली बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली क्योंकि ऐसे ट्रांजिशंस हो रहे हैं और हर एक ट्रांजिशन की वजह से फोटॉन्स रिलीज होंगे एच न्यू के। यही कारण है कि इस सीन में जब हम देख रहे थे तो व्हाट वी वर गेटिंग इज एक्चुअली कि मॉलिब्डेनम के केस में ये जो लाइंस हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये बताती हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हुए और कितनी फ्रीक्वेंसी की फोटॉन्स रिलीज होंगे अगर जो खाली स्पेस हो गया है इलेक्ट्रॉन नॉकिंग की वजह से या नॉकिंग आउट की वजह से वो फिल किया जाएगा। ठीक है, तो एक आसान सा नियम है जिसे हम इस तरीके से रिलेट करते हैं, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, दैट किस फ्रीक्वेंसी पर ये हमें मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस। हालांकि ये शेल मॉडल से आती है, या हम कहें कि न्यूक्लियर मॉडल से, एटॉमिक थ्योरी के, तो जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की जो कि ऐसे रिलीज होगी ट्रांजिशन की वजह से, वो इस पर डिपेंड करेगी रिडबर्ग कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, 1 माइनस एन वन का स्क्वायर माइनस, या इसको बोलना चाहिए एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर। और ये एन एफ और एन इनिशियल ऐसे चेंज होते हैं, जैसे मान लीजिए आप के अल्फा की बात कर रहे हैं तो ये आएगा एन एफ इज 1 और एन आई है 2, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। वहीं अगर ये m से आ रहा है यानी के बीटा की बात हो रही है तो ये हो जाएगा एन एफ तो 1, लेकिन जो एन आई है वो हो जाएगा 3, 3 2 1, यहां से ऐसे है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है एक्सरेज का, उससे हमें मेटल का एटॉमिक मास क्या है ये भी पता चल सकता है। ठीक है, वी कैन फाइंड दैट आउट एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स रियली नाइस। और इसी चीज को यूज करते हुए, हालांकि इसका पूरा डेरिवेशन हम पढ़ेंगे जब पढ़ रहे होंगे हम हाइड्रोजन मॉडल या हाइड्रोजन एटम, लेकिन एज ऑफ नाउ यू कैन रिमेंबर दैट there is such a formula which governs the characteristic spectrum of X-rays. Fine. यही और अच्छे तरीके से प्रूव करने के लिए कि यहाँ अगर आप इस फॉर्मूले में देखें दैट योर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू एक कांस्टेंट है, इट इज सम 1.07 into 10 to the power minus 7। आप ये देखिएगा कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, r, एंड देन आफ्टर r वी हैव z स्क्वायर, देन 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव। फाइन, तो फॉर अ गिवन सिस्टम, जैसे मान लीजिए मैं केवल के अल्फा के लिए निकालना चाह रहा हूँ या के बीटा के लिए निकालना चाह रहा हूँ, सो दीज थिंग विल बी कांस्टेंट।
anyways r is going to be constant, and 1 upon nf square minus 1 upon ni square will also be constant. So I can simply say that the frequency at which I'll get a peak, which will be of characteristic frequency, will directly be proportional to z square. या हम ये बोल सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, वेयर z इज एटॉमिक नंबर. ठीक है. उस जमाने में करीब 1895 के बाद अगर हम बात करें तो 1895 में पहली बार एक्सरे डिस्कवर हुई, और 1913 में एक एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट किया गया मोज़लेस के द्वारा. उन्होंने करीब करीब 35 नॉन मेटल्स लिए, जो कि उस वक्त के माना जाता है कि सबसे ज्यादा मेटल्स, जो भी नॉन मेटल्स थे वो ले लिए थे उन्होंने, लगभग सारे, जब जो उस वक्त पता थे. और उन पर ये एक्सरे डिफ्रैक्शन करा के देखा, यानी टारगेट्स बना के देखा उन्हें, और देखा कि कैसे हमें एक्सरे में ये पीक्स मिलती हैं. एंड व्हाट ही फाउंड वाज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, दैट अगर आप अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर प्लॉट करते हैं फॉर दीज पीक्स की जहां पे हमें कैरेक्टरिस्टिक लाइंस मिल रही थी, तो इट डिपेंड्स, it becomes as if your nu is equals to some constant alpha z minus b का स्क्वायर. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that your under root of frequency was equals to some constant alpha और z minus b, और ये अल्फा की जगह भी अब अल्फा का रूट ले लेते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट मेनी थिंग्स लाइक दैट. फाइन. और जब ये प्लॉट किया है इन्होंने, सो व्हाट ही गॉट वाज दैट ये जो b है इट इज समथिंग लाइक एन इंटरसेप्ट. तो मान लीजिए मुझे ये लाइन प्लॉट करनी है अंडर रूट के टर्म्स में, y इक्वल्स टू mx प्लस b टाइप की फॉर्म है, जहां ये z माइनस b एक इंटरसेप्ट है. तो k अल्फा के लिए ये स्लोप होगी, k बीटा के लिए ये स्लोप होगी, एंड इट विल डिपेंड ऑन मटेरियल आल्सो. तो इसे बोलते हैं मोज़लेस लॉ. इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं मोज़लेस लॉ. ठीक है. अब ये b जो है वो इंटरसेप्ट है और मटेरियल पे डिपेंड करेगी. साथ ही ये जो अल्फा है ये भी ट्रांजिशन लाइन पर डिपेंड करेगा कि के अल्फा लाइन है या के बीटा लाइन है. इट डिपेंड्स ऑल ऑन दैट. और ये रिडबर्ग कांस्टेंट का ही कुछ कॉम्बिनेशन है. फाइन. सो दैट्स इट. दैट्स ऑल अबाउट X-rays as of now. The last topic which is left to be discussed is Lambert-Beer's law, या फिर हम उसे absorption of X-rays भी बोलते हैं. Fine. So as I told you earlier that जितनी मोटी एब्जॉर्बिंग थिक शीट होगी उतना ही कम इंटेंसिटी के एक्सरेज बाहर आएंगी, ऐसा ऑब्जर्व किया गया था. सो लेट अस से दिस इज अ ब्लॉक ऑफ समथिंग. फाइन. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम इंसिडेंटिंग एन इंटेंसिटी ऑन इट. लेट्स से दैट्स इंटेंसिटी इज आई नॉट, और वो यहां से पार हो जाती है, और जो बाहर आता है दैट इज लेट्स से आई. But I'm not considering it to be I. I'm considering that now my I depends on X. ठीक है. It depends on कि किस पोजीशन पे हम देखेंगे. My I depends on X. तो let's say this is X equals to 0, this is X equals to X. तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि कैसे डिपेंड करता है. What they observe was कि जितनी थिकनेस ज्यादा, यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस मटेरियल के अंदर आपकी एक्सरे, उतनी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. यानी your intensity Ix was inversely proportional to del I by del X. चेंज नेगेटिव में क्यों? क्योंकि कम हो रही है और डिस्टेंस के साथ कम हो रही है, तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ से कांस्टेंट का साइन हटाया तो I which is a function of X will be equals to what? Mu di by dx with a negative sign. Mu di by dx with a negative sign. Okay. या फिर यहां से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स सी, यू आर लेफ्ट विद डी आई
अपॉन आई इक्वल्स टू, सो ये डी आई अपॉन आई हुआ और ये हो गया डी एक्स अपॉन सम म्यू विद नेगेटिव साइन। अब क्योंकि ये म्यू कांस्टेंट है तो इसका कुछ और नाम भी रख सकते हैं। तो लेट अस से आई राइट इट नाउ एज माई डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू, इसका कुछ और नाम रख देते हैं इस म्यू का। लेट्स से आई एम राइटिंग इट एज, लैम्डा नहीं यूज करना, न्यू नहीं यूज करना, म्यू, लेट मी कॉल इट एज सम, लेट्स से डब्ल्यू। डब्ल्यू एक कांस्टेंट है तो ये हुआ माइनस डब्ल्यू डी एक्स। तो डी आई बाई आई इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू डी एक्स के बराबर। जितनी ज्यादा थिकनेस उतनी कम इंटेंसिटी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए और इसको इंटीग्रेट कीजिए। आई टेल यू व्हाट द लिमिट्स यू हैव टू पुट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई अपॉन आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू लॉग आई। ठीक है, डी आई अपॉन आई इज नथिंग बट इक्वल्स टू लॉग आई। और ये कुछ नहीं, ये डब्ल्यू एक्स हो गया, log I is equals to minus wx. That's it. अब अगर आप लिमिट्स पुट करें that your intensity was I0 to I if you are moving from 0 to x, तो यहाँ पे हम इंटेंसिटी की वो लगा देते हैं that it has become from I0 to I. इनिशियली I0 थी, अब I हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, log of I minus log of I naught, log of I minus log of I naught is equals to minus of wx. ये अभी भी wx ही रहेगा क्योंकि मैंने 0 to x माना था इसे। ठीक है, सो फाइनली अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, दैट योर log of I is equals to minus of wx plus log of I naught। ठीक है, तो इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भले ये माइनस में था तो इसको हम पहले ऐसे भी लिख सकते थे, दैट log of I by I naught is equals to minus of wx। दोनों साइड e की पावर लेंगे तो ये हो जाएगा I by I naught is equals to e to the power minus wx, या फिर I is equals to I naught e की पावर minus wx। इसी को हम लोग बोलते हैं what is called as Lambert-Beer's law या absorption of X-rays। तो एब्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी मटेरियल की थिकनेस क्या है, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट W, तो ये जो W है इसका एक अलग नाम है, आप लिख लीजिए, वी कॉल इट एज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एंड व्हाट इट इज, ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या है? So this depends on a lot of things of a material, like it depends on what is the atomic number, it depends on density क्या है, this absorption also depends on which wavelength you are using. So in general this W is written as, you don't need to remember that, c z की power 4 lambda cube into rho, where rho is the density of the absorbing material, lambda is the wavelength used, z is the atomic number, and c is speed of light, or no, c is not speed of light, yeah, c is some different constant, another constant. तो ये सब constant ही है for a given material, so we just don't take care of, like don't worry about it, हम केवल absorption coefficient देखते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, that's it। तो अगर आप अब इसका ग्राफ बनाएंगे I by I naught का, so what you will get is something like this। So this is the graph which we have and this is the x direction in which we are moving। So at x equals to 0 we have the maximum intensity, I call it as I naught, और जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, सो दिस इज I naught e to the power minus wx या अल्फा x, जो भी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, इसे लैम्बर्ट बियर्स लॉ बोलते हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियली फॉल करती है आपकी इंटेंसिटी अगर आपने मटेरियल की थिकनेस बढ़ा दिया तो। That's all. So now all what we have to do is to just discuss a few applications of X-rays। तो ये अभी हमने पढ़ा, दिस वाज डुवेन हंट लॉ, यहाँ इसको मीटर में चेंज कर दिया है, बट एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो यू विल गेट whatever you are having back। then definitely एक्सरे का यूज करके ये पता किया जा सकता है कि किसी लैटिस की ज्योमेट्री क्या है, NaCl की ज्योमेट्री या जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो क्या है, FCC है, BCC है,
This can be a topic for our next lecture. However, so Bragg's law we'll also cover in next lecture. I just wanted to show this to you that it started with such a small machine where it is. Yeah, ये X-ray tube है. Now, what you look is this sophisticated instrumentation, and using this we are determining a lot of things. Some thin films या characteristics of silicon जो chip बनाते हैं वो, yeah, there are many things. केवल हड्डियों का फ्रैक्चर पता करने के लिए नहीं, बाकी और चीज़ों के लिए भी हम एक्सरेज को यूज़ करें. So that we are going to cover in our next class. Thank you so much all of you. Stay tuned.